मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मशकूक शख्स के ठिकाने तक अहमद तमाम तफसील दोहरा चुका था। वो गजनी के बेहतरीन होटल में कयाम पजीर था। रात इतनी नहीं बीती थी, होटल का हॉल तकरीबन भरा हुआ था। हम भी एक कोने में खाली मेज के गिर्द बैठ गए। दाएं बाएं नजरें दौड़ाते हुए उसने धीमे लहजे में कहा, दूसरी मंजिल कमरा नंबर 32A में रहता है। क्रिस कार्टर नाम है, शायद खाने के लिए नीचे हॉल में आ जाए। मैंने पूछा, अगर मैं ना होता तो आप उसके साथ क्या करते? वो बोला, ऐसे जासूसों को हम माफ नहीं करते। उसी वक्त बैरा हमारे करीब आ गया। अहमद ने उसके पूछने से पहले बता दिया 2 कॉफी, और वो सर हिलाते हुए वापस मुड़ गया। अहमद मुझे होटल के बारे में जरूरी बातें बताने लगा। कॉफी पीकर भी हम काफी देर बैठे रहे और फिर हम मायूस होकर उठने ही लगे थे कि अहमद एकदम मेरी तरफ झुका। बोला, वो सफेद सूट वाला सीढ़ियों से उतर कर आ रहा है। मैं गैर महसूस अंदाज में उस तरफ मुतवज्जे हुआ। गठे हुए मजबूत जिस्म और लंबे कद वाला एक आदमी मुझे सीढ़ियों से उतरता दिखाई दिया। हॉल में तायराना नजर दौड़ाकर वो एक खाली मेज की तरफ बढ़ गया। उसके नशिस्त संभालने तक चाको चौबंद बैरा उसके करीब पहुंच गया था। उसके ऑर्डर देने तक बदेसी लिबास में मलबूस एक मकामी हसीना सीढ़ियां उतरती हुई उसके करीब पहुंची और बेतकल्लुफी से उसके सामने बैठ गई। लड़की की पीठ हमारी जानिब थी। उसके अंदाज से वाज़े नजर आ रहा था कि वो उसके साथ ही रिहाइश पजीर है। कनखियों से उसे घूरते हुए मैंने अहमद से पूछा, ये कौन है? वो बोला, इस तरह की कई लड़कियां यहाँ मिल जाती हैं, बस जेब का मुंह खोलना पड़ता है। वहाँ मजीद बैठना मुझे मुनासिब नहीं लगा था। मैंने कहा, मेरा ख्याल है चलना चाहिए। अस्बात में सर हिलाते हुए अहमद ने बैरे को करीब आने का इशारा किया और बिल अदा करके हम वहाँ से बाहर निकल आए। क्रिस कार्टर लड़की से महवे गुफ्तगू था, लेकिन उसकी आंखें किसी सर्च लाइट की तरह चारों तरफ घूम रही थी। होटल से निकलते ही मैंने कहा, मुझे कुछ रकम चाहिए। वो बोला, चलो। मुझे साथ लेकर एक प्लाजे की तरफ बढ़ गया। वहाँ लगी ATM मशीन से मतलूबा रकम निकाल कर उसने मेरे हवाले की और हम वापस मुड़ गए। मेरे होटल का रुख करते हुए उसने पूछा, अब क्या इरादा है? मैंने कहा, सुबह इस होटल में कमरा लूंगा, बाकी लाया अमल बात का मसला है। उसने पुरखुलूस लहजे में ऑफर की, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता देना। मैंने कहा, अगर एक मोटरसाइकिल मिल जाती तो उसके ताक़ुब में आसानी रहती। लाजमन इसके पास जाती या किराए की गाड़ी होगी। वो बोला, जरूर मिलेगी, मगर इतनी सर्दी में मोटरसाइकिल की सवारी मुश्किल हो जाती है। मैं खुद टैक्सी में आता जाता हूँ। मैंने कहा, मजबूरी है, शायद बर वक्त टैक्सी न मिल पाए। उसने इस बात में सर हिलाया, सही कहा। हम होटल के करीब पहुंच चुके थे। उसने करीब से गुजरती हुई एक खाली टैक्सी को इशारा करके रोका। अंदर बैठते ही वो अपने घर का पता बताने लगा। वो पता पहले से ही मेरी यादाश्त में महफूज था कि बिस्मिल्लाह जान उसका पता मेरे हवाले कर चुका था। अलबत्ता मैंने वहाँ जाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। घर के सामने उतरकर उसने टैक्सी वाले को फारिग किया और इत्तलाई घंटी का बटन दबा दिया। मैंने पूछा, साथ कौन रहता है? वो मुस्कुराया, तुम्हारी भाभी। उसी वक्त अंदर से कदमों की चाप उभरी और एक नस्वानी आवाज ने पूछा, कौन? उसने जवाब दिया, अहमद, मेरे साथ मेहमान भी है। दरवाजा खोलते ही एक जवां साल खातून चेहरा ढांपे खड़ी थी। सिर्फ उसकी आंखें चादर के अकब से झलक रही थी। उस पर नजर पड़ते ही मैंने सर झुका लिया। वो भी दरवाजा खोलकर पीछे मुड़ गई। मैंने कहा, अहमद भाई, चाय पानी का तकल्लुफ न करना, बल्कि मोटरसाइकिल बाहर ही ले आओ। वो बोला, एक प्याली कहवा सर्दी के साथ मुकाबला करने में मदद देगा। मैंने कहा, फिर किसी वक्त सही। उसने कहा, ठीक है। मुझे वहीं रुकने का इशारा करके वो अंदर घुसा और लम्हा भर बाद मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकला। उसके हाथों में चमड़े के दस्ताने और मोटरसाइकिल के सेफ्टी गार्ड के साथ लटका हेलमेट देखकर मैंने सुख का सांस लिया। सर्दी के मौसम में बगैर दस्तानों और हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाना एक अजाब होता है। उससे अलविदाई मुसाफा करके मैं वापस होटल की जानिब बढ़ गया। वो रात मैंने उसी होटल में गुजारी। काबुल जाने का इरादा मैंने तर्क कर दिया था। 9-10 बजे के करीब नाश्ता करके मैं अपना मुख्तसर सामान उठाकर निकल आया। दूसरा होटल इतनी दूर नहीं था कि मुझे टैक्सी का तकल्लुफ करना पड़ता। 15-20 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया था। होटल के हॉल में मुझे इक्का दुक्का गाहक ही नजर आए। ऐसे होटलों की रौनक रात के वक्त दिखाई देती है। इस्तकबालिये पर जाकर मैंने कमरे का पूछा। निचली मंजिल में एक कमरा खाली था, मगर मैंने दूसरी मंजिल पर कमरा लेना पसंद किया। कमरे की चाबी मेरी जानिब बढ़ाते हुए रिसेप्शनिस्ट मानी खेज लहजे में बोला, सर, अगर कोई खिदमत दरकार हो तो बिला तकल्लुफ हुक्म करना। जरूर। चाबी पकड़ते हुए मैंने मुंह बनाया। उसकी खास खिदमत से मैं नावाकिफ नहीं था, लेकिन इस तरह की गलीज खिदमतों से मैं यूं ही बेहतर था। 3 दिनों का एडवांस किराया जमा करवा कर मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर कमरे में गुजार कर मैं होटल के हॉल में आन बैठा। मैं चाहता था कि मेरी बेखबरी में वो बाहर न निकल जाए। एक स्नाइपर को जासूस बनना पड़ गया था।
गो इंतजार दुनिया का पुरअज़ियत काम है, मगर स्नाइपर का तो इंतजार के साथ बहुत मजबूत रिश्ता है। अपने शिकार के इंतजार में स्नाइपर को कई घंटे बल्कि दिन गुजारने पड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हॉल में बैठे लोगों की तादाद बढ़ने लगी। मैं 2 मरतबा चाय मंगवा कर पी चुका था। इसी असना में दोपहर के खाने का वक्त भी हो गया था। मैंने खाना भी मंगवा लिया और फिर बमुश्किल खाने से फारिग हुआ था कि मैंने क्रिस कार्टर को सीढ़ियां उतरते देखा। रात वाली तितली भी उसके साथ ही थी। वो अब भी स्किन टाइट पाजामे और बमुश्किल नाफ तक आती शर्ट में मलबूस थी। अलबत्ता सर्दी की वजह से घुटनों तक आते फर के कोट ने छुपने के काफी तकाजे पूरे कर दिए थे। हॉल में रुकने की बजाय वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे देखते ही मैंने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर बैरे को बिल लाने का इशारा कर दिया था। उनके दरवाजे के करीब पहुंचने तक मैंने बिल दस्तखत करके वापस बैरे की तरफ बढ़ाया और उनके पीछे कदम बढ़ा दिए। मेरे दरवाजे से निकलने तक वो पार्किंग में पहुंचकर सफेद रंग की कार में बैठ रहे थे। मैं उन पर तवज्जो दिए बगैर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। मेरे मोटरसाइकिल अनलॉक और स्टार्ट करने तक वो पार्किंग से निकलकर सीमेंट की रविश पर चढ़ चुके थे। मैंने उनके सड़क तक जाने का इंतजार किया और फिर मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। शहर में किसी का ताक़ुब करने के लिए मोटरसाइकिल एक बेहतरीन सवारी है। मैं मोहतात अंदाज में कार का ताक़ुब करता रहा, मगर वो शायद शॉपिंग वगैरह के लिए निकले थे। 2-3 प्लाजों में घूम फिरकर उन्होंने थोड़ी बहुत खरीदारी की और वापस चल पड़े। इस दौरान साये की तरह मैं उनके पीछे लगा रहा, मगर क्रिस कार्टर की कोई मशकूक हरकत मेरी नजर में ना आ सकी। उसे होटल की पार्किंग में मुड़ते देखकर मैं आगे बढ़ता चला गया। एक छोटा सा चक्कर काटकर मैं वापस होटल की जानिब आ गया। हॉल में मुझे वो नजर नहीं आए। मैं रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ गया। अभी तक सुबह वाला आदमी ही बैठा हुआ था। जी सर, वो खुशदिली से मुस्कुराया। मैंने कहा एक छोटा सा काम पड़ गया था। वो बोला हुक्म करें। एक आंख मीचते हुए उसने मानी खेज लहजे में पूछा। मैंने कहा अभी 2 मिनट पहले एक गोरे के साथ ब्राउन कोट में मलबूस एक तितली यहाँ से गुजरी है। मुझे तो मकामी लग रही थी। हकीकत में ऐसा ही है या मेरी नजर का कसूर था? वो बोला बड़ी तेज नजर है आपकी। उसके चेहरे पर कारोबारी मुस्कुराहट नमूदार हुई। बहरहाल हुक्म करें। मैंने कहा मेरा दिल ले गई है वो, वही वापस लेना है। उसने कहका लगाया, वैसे उससे बढ़िया माल भी मौजूद है। मैंने मुंह बनाया, बढ़िया माल खाक पसंद आएगा जब दिल किसी और के कब्जे में हो। वो बोला फिर तो माजरत खा हूँ, क्योंकि वो हमारे होटल से ताल्लुक नहीं रखती। धत, मैंने बेजारी भरे अंदाज में इस्तकबालिया काउंटर पर मुक्का रसीद किया। बोला अगर वो हमारे होटल की होती तब भी गोरे की मर्जी के बगैर किसी गाहक को वक्त न दे पाती। मैंने कहा कहीं अकेली भी जाती है या वो खबीज हर वक्त साथ रहता है? वो बोला कभी देखा नहीं, अलबत्ता आपका रकीब काफी दफा अकेले भी निकल जाता है। मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि जब भी वो या लड़की अकेले कहीं जाएं तो मुझे फौरन मालूम हो जाए। ये कहते हुए मैंने जेब से $100 का नोट निकालकर हाथ में पकड़ लिया। $100 के नोट को हरीस नजरों से देखते हुए वो बोला सुबह 10 से शाम 6 बजे तक आपको ये इत्तला बगैर किसी रुकावट के मिल सकती है। मैंने नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा आपका नाम? नोट झपटते हुए उसने जेब में डाला और बोला शान अली। मैं अपने कमरे में मुंतजिर रहूंगा। अस्बात में सर हिलाते हुए मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सारा दिन होटल के हॉल में बैठने से बेहतर था कि निगरानी का काम मैं किसी और से लेता। यूं भी मैंने गोरे की बजाय उस लड़की में दिलचस्पी जाहिर की थी ताकि शान को कोई शक न हो। शाम 6 बजे के करीब मुझे इंटरकॉम पर शान अली की कॉल मौसूल हुई। सर मैं छुट्टी कर रहा हूँ, आपका रकीब और तितली कमरे में ही है। शुक्रिया कहकर मैंने रिसीवर रखा और तैयार होकर बाहर निकल आया। यूं भी काफी आराम कर लिया था। 8 बजे तक मेरा कोफ्तज़दा इंतजार जारी रहा। 8 बजे वो उस लड़की के हमरा नीचे हॉल में आ गया। खाना खाकर दोनों थोड़ी देर बैठे रहे। उनके दोबारा कमरे का रुख करने पर भी मैं वहीं बैठा रहा कि कहीं वो अकेला न लौट आए। मगर मजीद आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी उसे वापस न आते देखकर मैं कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक इतनी रात गए वो बाहर न जाता। दरवाजा कुंडी करके मैं बमुश्किल बूट उतार पाया था कि मोबाइल फोन बजने लगा। स्क्रीन पर कमांडर बिस्मिल्लाह जान का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल वसूल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हैं आप? उसकी आवाज में शामिल घबराहट मुझे हैरान कर गई। मैंने कहा उसी होटल में जहाँ हमारा दोस्त मुकीम है। वो बोला फौरन वहाँ से निकलने की कोशिश करो। अहमद सुबह से गायब है, शायद आप भी उनकी नजरों में आ गए हैं। मगर उसने कता कलामी की, तफसील बताने का वक्त नहीं है जीशान भाई। ठीक है। राब्ता मुनकता करते हुए मैं वहाँ से निकलने का सोचने लगा। शायद मैंने देर कर दी थी। अहमद के उनके हत्थे चढ़ने का एक ही मतलब हो सकता था कि मैं कल से उनकी नजरों में हूँ, और यकीनन इसी वजह से क्रिस कार्टर ने भी अपने किसी आदमी से मिलने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैं बुरी तरह फंस गया था। उनकी नजरों में आए बगैर मैं होटल से निकल नहीं सकता था। अलबत्ता ये मुमकिन था कि वो सिर्फ मेरी निगरानी कर रहे होते और मैं बाहर निकलकर उन्हें जुल देकर भाग जाता।
लेकिन उसके बाद क्रिस कार्टर मेरे हाथ से निकल जाता। यकीनन मेरे गायब होने के बाद वो भी मंजर आम से हट जाता। बेहतर यही था कि मैं उसे यरगमाल बनाकर होटल से उड़न छू होने की कोशिश करूं। एक नतीजे पर पहुंचकर मैंने पिस्तौल की नाल पर साइलेंसर चढ़ाया और जिस्म पर चादर लपेटकर बाहर निकल आया। गैलरी सुनसान पड़ी थी। कमरा नंबर 32A तक दबे कदमों चलता हुआ पहुंचा। दाएं बाएं देखकर मैंने गैलरी के खाली होने का यकीन किया और साइलेंसर को लॉक के साथ लगाकर ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज उभरते ही मैं दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों ऐसी हालत में नहीं थे कि कमरे से बाहर होने वाली आवाज उन्हें मुतवज्जे कर सकती। यकीनन क्रिस कार्टर के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं ऐसी जुर्रत का मुजाहिरा करूंगा। मेरे आंधी और तूफान की तरह अंदर घुसने पर वो हड़बड़ा कर बैठ गए। लड़की के मुंह से चीख निकली, मगर उस वक्त तक मैं दरवाजा भेड़ चुका था। उसने हड़बड़ाते हुए तौलिया लपेट लिया। क्रिस कार्टर को मैंने अंग्रेजी में कहा, तुम इसी तरह खड़े हो जाओ। कीनातोज नजरों से मुझे घूरते हुए वो खड़ा हो गया। यकीनन तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं। मैं हंसा, ये किसी सहाफी का लहजा तो नहीं है। मेरी बात पर वो होंठ भींच कर रह गया था। उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने कहा, घूम जाओ। वो आहिस्ता से घूम गया। अपने हाथ पीछे बांध लो, मैंने अगला हुक्म दिया। ये कहते ही मैं उसके करीब पहुंच गया था। हाथ पीछे लाते हुए वो एकदम मेरी तरफ मुड़कर पिस्तौल पर झपटा। मुझे उससे इसी किस्म की कार्रवाई की तवक्को थी। पिस्तौल वाला हाथ नीचे करते हुए मैंने पिस्तौल को उसके दस्त बुर्द से बचाया और उसके साथ ही मेरा बायां मुक्का नीम दायरा बनाता हुआ उसकी ठोड़ी की तरफ बढ़ा। उसकी समझ में कुछ आने से पहले हवास उसका साथ छोड़ चुके थे। वो लहराता हुआ मुंह के बल नीचे गिर गया। अगर फर्श पर दबीस कालीन मौजूद न होता तो यकीनन उसका थोबड़ा टेढ़ा हो चुका होता। मैंने पिस्तौल की नाल से लड़की को उठने का इशारा किया, खड़ी हो जाओ। उसे मैं पश्तो में मुखातिब कर रहा था। वो लरसती हुई खड़ी हो गई। ऐसी लड़कियों की बुज़दिली किसी तारुफ की मोहताज नहीं होती। मैंने पिस्तौल की नाल से उसे गुस्ल खाने की तरफ इशारा किया, उस तरफ। वो बाकायदा कांपने लग गई। मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने कहा, ताउन करोगी तो यकीनन बच जाओगी। वो पुरजोश लहजे में बोली, मैं हर किस्म के ताउन पर तैयार हूँ। मेरी बात का उसने उल्टा मतलब लिया था। मैंने कहा, हर किस्म का ताउन छोड़ो, बस थोड़ी देर गुस्ल खाने में गुजार लो। उसकी गलत फहमी दूर करते हुए मैंने गुस्ल खाने का दरवाजा खोलकर अंदर झांका और मुतमईन होते हुए उसे अंदर धकेल दिया। क्रिस कार्टर किसी भी वक्त होश में आ सकता था। लड़की से बेफिक्र होते ही मैंने क्रिस कार्टर की टाई उठाकर उसके हाथ पुश्त पर बांधे ताकि होश में आने पर वो कोई गलत हरकत न कर सके, और मैं उसके लिबास की तलाशी लेने लगा। उसका पर्स और मोबाइल फोन मैंने अपनी जेब में मुंतकिल कर दिया था। तकिए के नीचे पड़े बरेटा ने मुझे खुश कर दिया था। ग्लॉक की तरह ये भी आला क्वालिटी का पिस्टल था। जल्दी जल्दी बाकी कमरे की तलाशी लेकर मैं कमांडर बिस्मिल्लाह जान को कॉल करने लगा। हाँ जीशान। कॉल वसूल करते ही उसने बेसब्री से पूछा, क्या आप किसी महफूज ठिकाने पर पहुंच गए हैं? मैंने कहा, मैं उसी के कमरे में हूँ और अब उसे किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना है। वो हैरानी से चीख पड़ा, क्या मतलब? मैंने वजाहत करते हुए कहा, मतलब ये कि मैंने उसे बेहोश कर दिया है और उसी से अहमद के बारे में मालूम हो जाएगा। उसने पूछा, होटल से बाहर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा, आप 2-3 साथियों को गाड़ी देकर होटल की जानिब भेजें, मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। उसने खुशदिली से कहका लगाया, मतलब टाकरा होकर रहेगा। मैंने कहा, इसके बगैर चारा नहीं। वो बोला, ठीक है, मेरी कॉल का इंतजार करना। उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसी असना में क्रिस कार्टर कसमसा कर उठ बैठा। मैंने लड़की को गुस्ल खाने से बाहर निकाल कर कपड़े पहनने को कहा। वो अभी तक सख्त खौफजदा थी। लरसते कांपते हुए उसने कपड़े पहन लिए थे। मैंने कहा, अब इसे भी पतलून पहना दो। मैंने क्रिस कार्टर की तरफ इशारा किया। सर हिलाते हुए वो क्रिस का अंडरवेयर और पतलून उठाकर उसकी तरफ बढ़ गई। क्रिस ने बेचूचरा पतलून पहन ली। वो बार बार मुंह खोलकर अपने जबड़े को हिला रहा था। यकीनन मेरे मुक्के ने उसके जबड़े को हिला दिया था। मैंने गर्म ओवरकोट उसकी तरफ बढ़ाया। ये कोट भी इसे उड़ा दो। वो कोट काफी खुला था। लड़की ने उसके कंधों पर कोट डालकर सामने से बटन बंद कर दिए। अब महसूस नहीं हो रहा था कि उसके हाथ पुश्त पर बंधे हैं। क्रिस कार्टर के नजदीक जाकर मैंने पिस्तौल जेब में डाला और कहा, अपना मुंह बंद करो। उसे मालूम हो गया था कि मैं क्या करने वाला हूँ। उसने मुंह बंद किया। मैंने अपनी दोनों हथेलियों को उसके जबड़ों के दाएं बाएं रखकर अंदर की तरफ ठोकर लगाई। उसके जबड़ों की हड्डियां अपने जोड़ों में बैठ गईं। चलो। उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करके मैं अपने कमरे में ले आया। खुशकिस्मती से गैलरी उस वक्त भी खाली पड़ी थी। अगर कोई मौजूद होता तब भी उसे कुछ मालूम ना हो पाता। बैठ जाओ। अपने कमरे में दाखिल होते ही मैंने सोफे की तरफ इशारा किया। मैंने खुद बेडशीट पर नशिस्त संभाल ली थी। थोड़ी देर बाद ही कमांडर बिस्मिल्लाह जान की कॉल आने लगी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कॉल वसूल की। वो बोला, 5 मिनट में 2 गाड़ियां होटल के सामने पहुंच जाएंगी। हर गाड़ी में 3 आदमी सवार हैं। मैंने कहा, ठीक है, हम बाहर आ रहे हैं। मुख्तसरन कहते हुए मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैंने लड़की से पूछा, इंग्लिश समझती हो? उसने इस बात में सर हिला दिया।
मैंने कहा यहाँ से तुम दोनों इकट्ठे बाहर निकलोगे। लड़की, तुम क्रिस की कमर में हाथ डालकर उसके साथ चिपक कर चलोगी, मैं तुमसे एक कदम पीछे चलूंगा। अगर जरा भी गड़बड़ की कोशिश की तो मिस्टर क्रिस, याद रखना वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी बेवकूफी होगी। इस्तकबालिये पर जाकर बताओगे कि तुम एक दिन के लिए कहीं जा रहे हो। मैं अपने कमरे की चाबी रिसेप्शनिस्ट को वापस करके अपना हिसाब बेबाक करूंगा। इस दौरान तुम वहीं ठहर कर मेरे मुंतजिर रहोगे। मैं जानता हूँ कि नीचे हॉल में तुम्हारा एक या उससे ज्यादा साथी मौजूद है, मगर वो उम्र घटाने के अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वो होंठ भींचे खामोश बैठा रहा। मैंने कहा, अब उठो और चल पड़ो। चेहरे पर भी जरा खुशगवारी लाओ, बिल्कुल वैसा ही मूड जैसा मेरी आमद से पहले बना हुआ था। ये कहते हुए मैंने अपने जिस्म पर चादर लपेट ली ताकि पिस्तौल नजर न आए। सीढ़ियां उतरकर हम हॉल में पहुंचे। इतनी रात गुजरने के बाद भी हॉल मुकम्मल खाली नहीं हुआ था। इक्का दुक्का मेज पर अब भी ग्राहक बैठे नजर आ रहे थे। मेरे हुक्म के मुताबिक वो दोनों इस्तकबालिया की तरफ बढ़ने लगे। मैं उनके करीब ही चल रहा था। हम कहीं जा रहे हैं, कल तक लौट आएंगे। अगर कोई मेरा पूछे तो बता देना कि कल शाम तक वापस पहुंच जाऊंगा। क्रिस कार्टर ने रटा रटाया फिक्रा दोहराते हुए कमरे की चाबी रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ा दी। ठीक है सर, रिसेप्शनिस्ट ने कारोबारी मुस्कुराहट चेहरे पर बखेरी। मैंने रिसेप्शनिस्ट से मुखातिब होते हुए कहा, मैं कमरा छोड़ रहा हूँ, बिल बना दें। मेरा रुख उन दोनों की जानिब था। वो इस्तकबालिया काउंटर के साथ खड़े होकर हॉल का जायजा ले रहे थे। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, सर कमरा नंबर प्लीज। कमरा नंबर बताकर मैंने कमरे की चाबी भी उसकी जानिब बढ़ा दी। हिसाब किताब करके उसने एक बिल और मेरा पासपोर्ट मेरी जानिब बढ़ाया। बिल अदा करके मैंने कहा, एक मिनट जरा रजिस्टर दिखाना। ये लें सर। उसने रजिस्टर मेरी तरफ घुमाया। एक नजर सफे पर घुमाते हुए मैंने तेजी से वो सफा फाड़ कर अपने साथ रख लिया। क्या? उसने कुछ कहना चाहा मगर पिस्तौल की झलक देखते ही खामोश हो गया। उसी दौरान एक लम्हे के लिए मैं क्रिस कार्टर से गाफिल हुआ। उसने कंधे से लड़की को मेरी जानिब धक्का दिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा। लड़की को वापस धकेल कर मैं उसके पीछे भागा। उसी वक्त मुख्तलिफ कोनों से 3 अफराद खड़े हुए। मैंने फौरन घुटना नीचे टेक कर क्रिस की पिंडली पर फायर कर दिया। वो भाग रहा था लेकिन उसका मुझसे फासला चंद कदमों से ज्यादा नहीं था। गोली जाया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो औंधे मुंह नीचे गिरा। 3 आदमी पिस्तौल निकालकर हमारी तरफ बढ़े। तीनों मकामी ही थे। दाएं बाएं मेजों पर बैठे ग्राहकों को भी गड़बड़ का पता चल गया था। चंद निस्वानी चीखें भी बुलंद हुई। कोई पुलिस को बुलाने का मशवरा देने लगा। 3-4 आदमी दरवाजों की तरफ भागे। कुछ कोनों में सिमट गए थे। मैं भागकर क्रिस के करीब पहुंच गया। वो कराहते हुए उठ बैठा। उसके गिरबान में हाथ डालकर मैंने जबरदस्ती खड़ा कर दिया। उसके साथी भी करीब पहुंच गए थे। तीनों के तेवर खासे बिगड़े हुए थे। मैंने कहा, अगर किसी ने होशियारी की कोशिश की तो ये जान से जाएगा। क्रिस की कनपटी से पिस्तौल लगाते हुए मैंने उन्हें धमकाया। एक ने जवाबी धमकी दी, बचेगा तो तू भी नहीं। सूरत हाल काफी बिगड़ चुकी थी। अगर मजीद वक्त गुजरता तो पुलिस भी वहाँ आ जाती। उन्होंने एक खास बेवकूफी की थी कि वो एक जानिब इकट्ठे हो गए थे। अगर वो मेरे चारों जानिब खड़े हो गए होते तो मैं ज्यादा खतरे में होता। जल्दी से सोचते हुए मैंने खतरा मोल लेने का फैसला किया और क्रिस को अपने सामने ढाल की तरह पकड़ते हुए कहा, मेरे 3 गिनने तक अगर तुम लोगों ने पिस्तौल नीचे न फेंके तो ये जान से जाएगा। 1। उन्होंने मेरी गिनती शुरू करते ही एक दूसरे की जानिब देखा और उसी लम्हे मैं काम कर गुजरा। बगैर लम्हा जाया किए मैंने पिस्तौल सीधा किया और ट्रिगर को मुसलसल दबाता गया। तीनों के माथों में गोलियां लगी। इतनी तेजी से पिस्तौल से फायर करके किसी के सर में गोली मारना एक फन ही था, मगर वहाँ मुझे सराहने की बजाय तेज निस्वानी चीखें उभरना शुरू हो गई थी। मैंने क्रिस को धकेला, चलो। वो कराहते लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। होटल के दाखिली दरवाजे के बाहर खड़े 2 हथियार बरदार दरबान यकीनन मेरे लिए मसला पैदा कर देते, मगर उसी वक्त दरवाजे से क्लैशनकोफों वाले अंदर घुसे। उनमें से 2 को मैं पहचानता था। वो कमांडर बिस्मिल्लाह जान के साथी थे। एक ने दरबानों पर क्लैशनकोफ पकड़कर उन्हें एक तरफ होने का इशारा किया। बाकी तीनों मेरे करीब आ गए। क्या हुक्म है? मैंने कहा, वक्त नहीं है, इसे उठा कर ले जाना है। उसने सर हिलाते हुए क्लैशनकोफ साथी के हवाले की और क्रिस को कंधे पर उठाकर वापस मुड़ गया। दरवाजे के सामने ही 2 डबल केबिन खड़ी थी। बैठते हुए मैंने एक आदमी को अहमद की मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ाई और पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल की जानिब इशारा करके कहा, आप अहमद भाई की मोटरसाइकिल ले आए। वो सर हिलाता हुआ नीचे उतर गया। दोनों डबल केबिन आगे पीछे हरकत करते हुए आगे बढ़ गयी। मैंने चादर से पट्टी फाड़ कर क्रिस की पिंडली से बांध दी, वरना ज्यादा खून बह जाने से उसकी जान को खतरा था। तेज ड्राइविंग करते हुए हम होटल से दूर होते गए। मैं क्रिस के हमरा आगे वाली गाड़ी में था। थोड़ी दूर आते ही दूसरी गाड़ी हमसे अलहदा हो गई थी। 15-20 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम एक दरमियाने मकान के सामने रुक गए। हॉर्न सुनकर एक शख्स ने बाहर झांका और गाड़ी को पहचानते ही दरवाजा खोल दिया। वो एक दरमियाना सा मकान था। गाड़ी सहन में खड़ी करके हम नीचे उतरे और मकान में मौजूद एक आदमी की रहनुमाई में चलते हुए एक खुफिया कमरे में पहुंचे। वो कमरा दूसरे कमरों के दरमियान में ही था, मगर इस अंदाज में बनाया गया था कि मालूम नहीं होता था कि जहां कमरा मौजूद है। अंदर घुसते ही हमने फिलफौर क्रिस से पूछगिछ शुरू कर दी। अहमद कहाँ है? मैंने पहला सवाल ही अपने गुमशुदा साथी के मुताल्लिक पूछा था। उसने बेपरवाही से कहा, कौन अहमद?
वो खुद को निडर जाहिर करना चाह रहा था। मैंने कहा, देखो मिस्टर क्रिस, अहमद के बारे में तुम्हें जबान तो खोलना पड़ेगी, आराम से या तकलीफ बर्दाश्त करके। वो इत्मीनान से बोला, अगर खामखा तशद्दुद करने का शौक है तो कर लो। मैंने मेजबान से पूछा, आरी मिल जाएगी? असबात में सर हिलाते हुए वो बाहर मिल गया। जी। उसकी वापसी तक मैंने उसकी पतलून का पांचा मोड़कर जख्मी पिंडली को नंगा कर दिया। वो होंठ भींचे मेरी कार्रवाई देखता रहा। 2-3 मिनट बाद मेजबान आरी लिए नमूदार हुआ। मैंने मेजबान ही को कहा, इसकी टांग घुटने से पकड़ लो, और उसने असबात में सर हिलाते हुए उसके घुटने को मजबूती से पकड़ लिया। मेरा इत्मीनान भरा अंदाज उसे खौफजदा कर गया। तो तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, जख्मी पिंडली को काट कर अलहदा कर देता हूँ, ये तो अब यूं भी बेकार है। ये कहते हुए मैंने जख्म से इंच भर ऊपर आरी रखी। 1 मिनट। वो लरजते हुए एक पता दोहराने लगा। मैंने सवालिया नजरों से अपने साथियों की जानिब देखा और उन्होंने ऊपर नीचे सर हिलाकर समझ जाने का इशारा किया। क्रिस कार्टर को मेजबान के हवाले करके मैं बाकियों के साथ बाहर निकल आया। तैयार हो जाओ। उन्होंने कॉल करके दूसरी गाड़ी भी बुला ली थी। बिस्मिल्लाह जान के एक साथी ने पूछा, क्या अभी जाना जरूरी है? मैंने कहा, हाँ, देर करने से वो उसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। वो साथी जिसका नाम हैदर था, उसने असबात में सर हिलाया। हैदर के अलावा मेरे साथ शुमाल खान और मीर कलम खान बैठे हुए थे। बाकी अफराद दूसरी गाड़ी में थे। एक चौक पर दूसरी गाड़ी हमारे मुंतजिर थी। हमारे आगे बढ़ते ही वो पीछे पीछे चल पड़े। मतलूबा मकान गुंजान आबादी में था। वहाँ तक हमारा आधा घंटा लगा था। एक चौक पर गाड़ी रोकते हुए हैदर ने कहा, सामने वाली गली में दूसरा मकान वही है। मैंने नीचे उतरने के लिए दरवाजा खोला। आप लोग यहीं रुको, मैं जायजा लेता हूँ। मीर कलम ने अपनी खिदमत पेश की, मैं जाता हूँ। मैंने मफलर चेहरे के गिर्द लपेटा और नीचे उतर गया। आप बस तैयार हालत में रहना। मीर कलम भी मेरे साथ हो लिया, मैं भी साथ चलता हूँ। रात खत्म होने को थी। सड़कों पर आमद-ओ-रफ्त न होने के बराबर थी। दोनों गाड़ियां चौक से थोड़ा आगे लाकर उन्होंने सड़क की एक जानिब खड़ी कर दी। मैं और मीर कलम चहलकदमी के अंदाज में आगे बढ़ने लगे। गो ना सुबह की नमाज का वक्त हुआ था और ना मटर गश्त का वक्त था। हमारी हरकत शुकूक के दायरे में आ रही थी, लेकिन हम एहतियात को नजरअंदाज किए आगे बढ़ते गए। गली के सामने से गुजरते हुए मुझे मतलूबा घर के दरवाजे से रोशनी छलकती हुई नजर आई। वाज़े नजर आ रहा था कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। आगे जाने का इरादा तर्क करते हुए मैं गली में मुड़ गया। मुझे लगता है वो निकल गए हैं। वो बोला, सही कह रहे हो। खुले दरवाजे को देखकर तो यही अंदाजा होता है कि दुश्मन अफरा तफरी में भाग गए हैं। मीर कलम ने मेरी बात की तायद की। मतलूबा मकान के सामने पहुंचते ही मुझे अपना अंदाजा सही होता नजर आया। न सिर्फ दाखिली दरवाजा खुला था, बल्कि अंदर कमरों के दरवाजे भी खुले हुए थे। वो रोशनी को जलता और दरवाजों को खुला छोड़कर भाग गए थे। मीर कलम ने मशवरा देते हुए आगे कदम बढ़ा दिए। मेरा ख्याल है अंदर चलकर जायजा लेते हैं। मैं सर हिलाता हुआ उसके पीछे हो लिया। मुख्तसर सहन के बाद बरामदा नजर आ रहा था, जिसके बाद कमरों के दरवाजे थे। मीर कलम मुझसे 2 कदम आगे था। जूं ही वो बरामदे के करीब पहुंचा, अचानक ही मुझे उसकी गर्दन के नीचे एक सुर्ख नुक्ता नजर आया। सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे खतरे का एहसास हो गया था। यकीनन वो लेजर पॉइंट का निशान था। किसी ने हम पर निशाना साधा हुआ था। खुद को जमीन पर गिराते हुए मैं चीखा, नीचे लेट जाओ। लेकिन मीर कलम को देर हो गई थी। मेरे अल्फाज जब तक उसकी समझ में आते, उसकी गर्दन में गोली पैवस्त हो चुकी थी। मेरी तरह वो भी औंधे मुंह गिरा था, लेकिन उसके गिरने में उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। नीचे गिरने के साथ मैं साकित नहीं हुआ था, बल्कि जकन भरकर मैंने बरामदे के सुतून के सामने आड़ ले ली थी। उन्होंने मकान के दरवाजे खुले छोड़कर हमारे लिए चारा डाला था और हम बगैर सोचे समझे उनकी चाल में आ गए थे। गो इस मकान में घुसते वक्त मेरे दिमाग में हल्की सी खटक मौजूद थी, लेकिन मैं एहतियात नहीं कर सका था। सुतून की आड़ में आकर मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर हाथ में पकड़ लिया, मगर फायर करने वाले मुखालिफ मकान की छत पर थे और पिस्तौल की रेंज से दूर थे। मेरे सामने एक कमरे का दरवाजा था। सुतून की आड़ में बहरहाल थोड़ा बहुत खतरा मौजूद था। छत पर लेटे फायरर ने मुझे निशाना बनाने के लिए चंद और फायर किए। तमाम गोलियां सुतून में लगी थी। उसी वक्त क्लैशनकोफ के फायर की आवाज मेरे कानों में गूंजी। अंदाजे के मुताबिक वो मेरे साथियों का जवाबी फायर था। मेरे लिए वापस दरवाजे तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। मैंने कमरे में दाखिल होना मुनासिब समझा और क्लैशनकोफ का दूसरा ब्रस्ट फायर होते ही मैं छलांग लगाकर कमरे में दाखिल हुआ, मगर बदकिस्मती के कमरा खाली नहीं था। हाथ ऊपर, अंग्रेजी में किसी ने मुझे पुकारा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।